नमस्ते बच्चों, आज हम सीबीएसई 10वीं कक्षा के अंतर्गत ग्रामर भाग पर चर्चा करने वाले हैं। तो सीबीएसई हिंदी कोर्स बी में व्याकरण के अंतर्गत हमारे लिए 4 अंक का प्रश्न दिया जाता है और वह टॉपिक है हमारे लिए वाक्य और उसके रूपांतरण। क्या है? वाक्य और उसके रूपांतरण। वाक्य और उसके रूपांतरण। इसे अंग्रेजी में वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं और उसके रूपांतरण मतलब उसके चेंजेस, मतलब हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस। तो आज हमारा यही टॉपिक होगा जो आपको सीबीएसई हिंदी ब भाग में अंक 4 के लिए होगा और प्रश्न आपको आएंगे। इस पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे लिए सेमेस्टर मतलब समेटिव असेसमेंट 1 में भी और समेटिव असेसमेंट 2 में भी। तो हमारे फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में दोनों मिलाकर भी हमें जो है 4-4 मार्क के लिए इस विषय पर, ग्रामर के इस विषय पर हमें प्रश्न दिए जाते हैं 4 और उसके लिए अंक दिए गए हैं 4। तो आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का? वाक्य और उसके रूपांतरण। और इसे अंग्रेजी में वाक्य को ही हम सेंटेंस कहते हैं और इसके रूपांतरण मतलब चेंजेस। तो इस टॉपिक पर हम जो चर्चा करेंगे वो 3 भागों में चर्चा करेंगे। 3 स्टेप में हम इसकी चर्चा करेंगे। 3 स्टेप्स में चर्चा करेंगे। 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा वो है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा स्टेप होगा हमारा वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा, तीसरा स्टेप होगा वाक्य के रूपांतरण। तो इस एक विषय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 स्टेप में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि वाक्य और उसके रूपांतरण पर जब चर्चा करते हैं हम, तो इन 3 स्टेप में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है वाक्य किसे कहते हैं, ये पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप हमारा होगा वाक्य के प्रकार और तीसरा स्टेप होगा वाक्य के रूपांतरण। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग वाक्य मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और दूसरे स्टेप में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और तीसरे में हाउ टू चेंज द सेंटेंस, वन पर्टिकुलर सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, हाउ टू चेंज, उसमें हम ये थर्ड स्टेप में इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप है वाक्य किसे कहते हैं। तो पहला स्टेप हमारा जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला स्टेप 1 यह है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, तो देखिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं। तो इन 3 शब्दों को देखिए यहाँ पर, तालाब, कमल और खिलना, ये 3 अलग अलग शब्द है। इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य इन 3 शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, तालाब में
कमल खिला है। तो अब यह वाक्य बन गया है। तो अब बता सकते हैं आप कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से ही बनते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? ये तीनों शब्द हैं, ठीक है। और शब्दों की सहायता से ही हम क्या बनाते हैं? एक तरह से वाक्य बनाते हैं। शब्दों की सहायता से ही हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो अब हम परिभाषा या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, तो ये भी आप लोग को जानना जरूरी है कि वाक्य अभी आप लोग को पता चला। तो डेफिनेशन, वाक्य शब्द या पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देने की क्षमता रखता है। वाक्य क्या है? वाक्य शब्द या पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। तो वाक्य शब्द या पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेजेस दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एज सेंटेंस। तो आपको अभी पता चला होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्द या पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। तो यहाँ पर हमने देखा तालाब, कमल, खिलना, इनसे हमें पूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। ये तीनों केवल शब्द है, ठीक है। तो इनको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें जो है क्या हो रहा है, एक तरह से पूरी तरह से अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे तालाब में कमल खिला है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा कि सफेद जूते किसी व्यक्ति ने कहा, तो इससे हमें कंप्लीट मीनिंग या पूरा जो है अर्थ समझ में नहीं आ रहा। यदि व्यक्ति ने कहा कि मुझे सफेद जूते चाहिए, तब जो है यहाँ पर हमारे पूरी तरह से जो है अर्थ समझ में आ रहा है। तो अब आप लोग को पता चला है कि वाक्य क्या है। तो वाक्य हमारे इस पहले वाक्य और उसके रूपांतरण के टॉपिक में हम सबसे पहले स्टेप पर हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वाक्य किसे कहते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, या हम सेंटेंस किसे कहेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपके लिए 3 शब्द लिखे, तालाब, कमल और खिलना। इन 3 शब्दों से हमें जो है कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, मीनिंग हमें कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा। अब शब्दों का अपना मीनिंग है, लेकिन तीनों को ऐसे लिखने पर हमें समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने क्या किया, इनको व्यवस्थित क्रम में रखा। व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक जो है उनको सिस्टमैटिक से तरीके से उनको जो है सजाया मैंने। जैसे तालाब में कमल खिला है, तो इसको पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि हाँ, कि तालाब में कमल खिला है। तो यहाँ पर हमें जो है अर्थ पूरा प्रकट हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमने डेफिनेशन बताया, वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य शब्द या पदों का वह समूह है। वाक्य शब्द या पदों का वह समूह है, व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर जो है फ्रेजेस, ओके, दैट्स गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एज क्या है? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा सफेद जूते, इससे हमें पूर्ण अर्थ जो है कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए तब बच्चों हम क्या करेंगे कि वह अगर उस व्यक्ति ने अगर कहा कि मुझे सफ़ेद जूते चाहिए, तब हमें पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इसे हम जो है क्या कहेंगे यहाँ पर? वाक्य, सेंटेंस कहेंगे। अब हम स्टेप 2 पर जाने वाले हैं। स्टेप 2,
स्टेप 2 क्या था हमारा? पहला स्टेप था वाक्य किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। उसके बारे में हमें पता चला कि व्यवस्थित शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। तो अब हम दूसरे स्टेप पर जा रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं उस फॉर्मेशन के आधार पर, मतलब बनावट, जिन वाक्यों का हम निर्माण बनाते हैं, निर्माण या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, वाक्य के 3 प्रकार है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। सेंटेंसेस के कितने टाइप बताए जाते हैं? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स है। तो सबसे पहला यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहला है सरल वाक्य। इसी सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं, और अंग्रेजी में से हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसे अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है हमारे लिए मिश्र वाक्य। जैसे कहीं कहीं पर आपको मिश्रित वाक्य भी मिलेगा शब्द, तो शब्द का अर्थ वही रहेगा, मिश्रित वाक्य, और इसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आपको पता चला होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला साधारण या सरल वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारे लिए होता है संयुक्त वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं। और तीसरा हमारे लिए है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यह वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो आपको जो प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। तो आपको एक प्रश्न दिया जाता है, एक वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह वाक्य किस प्रकार का है। रचना के आधार पर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन विच टाइप ऑफ सेंटेंस राइट द नेम बोल के आपको प्रश्न दिया जाता है। तो इसका अर्थ है परीक्षा में आपको 1 मार्क के लिए इस पर कंपलसरी क्वेश्चन आएगा कि प्रश्न दिया जाता है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, तीनों में से कौन सा वाक्य है लिखने के लिए आपको पूछा जाता है। तो बच्चों, वाक्य और उसके रूपांतरण भाग पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने इसमें इस विषय को या इस टॉपिक को समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया। पहला स्टेप था हमारा वाक्य किसे कहते हैं, तो उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप की ओर बढ़ गए हैं। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये भी जाना कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो हमें ये पता चला रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार सरल वाक्य या उसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हमने क्या नाम दिया? सिंपल सेंटेंस। दूसरा था हमारा संयुक्त वाक्य जिसे हमने कंपाउंड नाम दिया, और तीसरा जो है हमारा कौन सा था? मिश्र वाक्य। तो हम
इसी स्टेप में सबसे पहले जानकारी लेने वाले हैं आज सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसे हमने अंग्रेजी में नाम दिया था सिंपल, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, अब हमें यह जानकारी लेना है कि सरल वाक्य क्या है। तो जो उदाहरण मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए उदाहरणों को। पहला उदाहरण है राम आया। राम आया। दूसरा उदाहरण पानी बरस रहा है। तीसरा है हम विद्यालय गए। चौथा है माँ ने भोजन बनाया। अब इनमें मैं इन शब्दों को रेखांकित कर रहा हूं। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि यह रेखांकित या अंडरलाइन वर्ड्स किस प्रकार के हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो प्रश्न करने पर कि ये रेखांकित या अंडरलाइन वर्ड किस प्रकार के शब्द है, किस प्रकार के वर्ड है, विच टाइप ऑफ वर्ड्स, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हें हम क्या कहेंगे, ये सारे क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है, एक तरह से क्रियाएं हैं। जैसे राम आया, आया क्रिया है यहाँ पर। उसी तरह से पानी बरस रहा है, तो बरस रहा है ये भी क्रिया है। उसी प्रकार से हम विद्यालय गए, गए यहाँ पर क्रिया है। उसी तरह से चौथे सेंटेंस में माँ ने भोजन बनाया, तो बनाया यहाँ पर क्रिया है। तो आप बच्चों, अगर मेरा ये प्रश्न आप लोगों से किया जाए कि इन 4 सेंटेंस में जिन क्रियाओं को हमने लिखा ये कितनी क्रियाएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपका उत्तर होगा कि सब में एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है, सब में एक ही क्रिया है। तो इन चारों वाक्यों में एक ही क्रिया है, ठीक है। और ये भी समाप्त होने वाली, कंप्लीट होने वाली वर्ब, कंप्लीट होने वाला वर्ब है। तो कंप्लीट मीनिंग देने वाला ही वर्ब है, ध्यान रखिए। तो अब इसी आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि यह जो वाक्य दिए गए हैं और जिसमें केवल एक ही क्रिया हमें दिखाई दे रही है और वो समाप्त होने वाली, कंप्लीट होने वाली, तो इस प्रकार के वाक्य को ही हम सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य का डेफिनेशन, सरल वाक्य का सिंपल सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से हम देंगे कि जिस वाक्य में समाप्त होने वाली या एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही मेन वर्ब होता है, ओनली वन मेन वर्ब इज देयर, मीन्स इज कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर अभी पता चला कि सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक ही मुख्य क्रिया या समाप्त होने वाली क्रिया होती है। तो आपको पता चला कि अब हम परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा समझ रहे हैं? देखिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं तो समझिए आप लोग। जिस वाक्य में एक ही मुख्य या समाप्त होने वाली क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि सरल वाक्य क्या होते हैं, कि जिस वाक्य में एक ही समाप्त होने वाली क्रियाएं हों, इसमें एक से ज़्यादा क्रियाएं नहीं हैं,
लेकिन मुख्य क्रियाएं यही है। इसलिए जिस वाक्य में एक ही मुख्य या समाप्त होने वाली क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो बच्चों, हम सरल वाक्य पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपको पता चला कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, हमें पता चल गया अभी कि सरल वाक्य का मतलब है कि जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया या समाप्त होने वाली क्रिया हो, उस वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य कहते हैं। हाँ, जिस सेंटेंस में ओनली वन वर्ब, वर्ब क्या होगा? कंप्लीट होने वाला वर्ब, कंप्लीट मीनिंग देने वाला एक ही वर्ब होता है, उसे हमने सरल वाक्य कहा है। तो सरल वाक्य के अन्य उदाहरण देखेंगे हम। अन्य उदाहरण, मोर एग्जाम्पल्स। राम विद्यालय से आकर सो गया। सो गया। मैं जूते खरीदने बाजार गया। तीसरा, माँ अपने कपड़े धोती है। बहन किताब पढ़ रही है। तो इन वाक्यों को आप देखने पर आपको पता चलेगा कि एक ही क्रिया यहाँ पर समाप्त होने वाली है। समाप्त होने वाली क्रिया यही है, यहाँ पर सो गया, बाजार गया, धोती है और पढ़ रही है। तो आपको शंका आ सकती है कि आकर भी यहाँ पर क्रिया है ना, तो यह क्रिया पूर्ण क्रिया नहीं है, अपूर्ण है, इसलिए इसे हम मुख्य क्रिया नहीं मान सकते। तो आप लोगों ने, आपको मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में केवल एक ही समाप्त होने वाली या मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब है, तो ही वो सरल वाक्य है। तो एक से ज़्यादा जो है वहाँ पर क्रियाएं होंगी, लेकिन ये अपूर्ण क्रिया का बोध करा रहे, तो अपूर्ण क्रिया को हम मुख्य क्रिया नहीं मान सकते, इसीलिए इसे क्रिया का रूप न मानकर हम मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर सो गया। इस वाक्य में भी खरीदना भी क्रिया ही है, लेकिन ये मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया यहाँ पर गया है, और यहाँ तो आप लोग को किसी प्रकार का कोई डाउट आएगा ही नहीं। माँ अपने कपड़े धोती है, सिंपल। बहन किताब पढ़ रही है, ये भी सिंपल। तो इस तरह से ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं जो आपको समझने में आसान करता है। ठीक है बच्चों, अब सरल वाक्य के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे संयुक्त वाक्य की ओर। तो हमारा दूसरा वाक्य के प्रकारों में दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसे हमने अंग्रेजी में क्या कहा था? कंपाउंड सेंटेंस। तो बच्चों, हम संयुक्त वाक्य पर, जैसे कि हमने सरल वाक्य समाप्त कर लिया है, सरल वाक्य क्या है हमने जान लिया है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं हमने इसकी जानकारी ले ली है। अब हमारा दूसरा वाक्य के प्रकारों में रचना के आधार पर वाक्य के दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त वाक्य क्या है उसकी जानकारी लेने से पहले हम पहले कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। उदाहरण, पहला उदाहरण है, मुझे जूते खरीदने थे,
इसलिए मैं बाजार गया। ये पहला सेंटेंस। दूसरा, राम गांव से आया और सो गया। राम गांव से आया और सो गया। तीसरा, मोहन विद्यालय गया लेकिन विद्यालय बंद था। आखिरी, यात्री स्टेशन पर पहुंचे किंतु गाड़ी जा चुकी थी। तो इन 4 वाक्यों पर आप लोगों को ज़रा सा ध्यान देना है। मुझे जूते खरीदने थे इसलिए मैं बाजार गया। राम गांव से आया और सो गया। मोहन विद्यालय गया लेकिन विद्यालय बंद था। यात्री स्टेशन पर पहुंचे किंतु गाड़ी जा चुकी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वाक्य है। इन एक वाक्य में भी 2 वाक्य है। वाक्य 1, वाक्य 2। यहाँ पर भी वाक्य 1 और वाक्य 2। यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि वाक्य 1 और वाक्य 2। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वाक्य 1 और वाक्य 2। तो देखिए एक वाक्य में ही 2 वाक्य है। मुझे जूते खरीदने थे, मैं बाजार गया। राम गांव से आया, सो गया। मोहन विद्यालय गया, विद्यालय बंद था। यात्री स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पर एक वाक्य 2 वाक्य, एक वाक्य 2 वाक्य, एक प्रत्येक वाक्य में 2 वाक्य है। लेकिन ये प्रत्येक वाक्य कहाँ कैसे जो है जुड़े हैं, ज्वाइन कैसे हुए, किसकी वजह से ज्वाइन हुए हैं? तो यहाँ पर इस पहले वाक्य में इसलिए से जुड़े हुए हैं, दूसरे वाक्य में और से जुड़े हुए हैं, तीसरे वाक्य में लेकिन से जुड़े हुए हैं और चौथे वाक्य में किंतु से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पर। देखिए जिस वाक्य में जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी न किसी, ठीक है, किसी न किसी योजक, जिसे हम अंग्रेजी में योजक को कंजंक्शंस कहते हैं और हिंदी में हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, सब क्लासेस, ओके ना, उपवाक्य का मतलब है सब क्लासेस। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी न किसी
विच मतलब किसी न किसी योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक का मतलब है कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर इसलिए, और, लेकिन, किंतु, ये सारे कंजंक्शंस है। तो इन चारों वाक्यों में, ये चारों वाक्य में हमें इसलिए, और, लेकिन, किंतु, इनको हम योजक कहते हैं। तो योजकों से जो वाक्य दो या दो से वाक्य जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्यों को ही हम क्या नाम देंगे बच्चों? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो समझ में आया संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य का मतलब है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी न किसी योजक, कंजंक्शंस, योजक का मतलब यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, और, ओके ना, और या आप लोगों के लिए जो है इफ, इस तरह से जो आते हैं अंग्रेजी में भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, एंड एक तरह से, तो उन्हीं को हम हिंदी में क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। तो योजक यहाँ पर इसलिए, और, लेकिन, किंतु ये है। तो इन योजकों से जो दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं और जिससे एक वाक्य बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक तरह से क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ठीक है, अब हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखेंगे। जैसा भी आप लोग को उदाहरणों के द्वारा पता चला कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। हम परिभाषा पता करते हैं, डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़कर एक वाक्य में, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़कर एक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक आया यहाँ पर, योजक शब्द जिसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम? इन योजकों के द्वारा है। अगर दो वाक्यों के बीच में हमें योजक दिखाई दिया तो वह वाक्य किस प्रकार का होगा बच्चों? संयुक्त वाक्य। जैसे योजक के लिए बता रहे हैं हम, जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, लेकिन, एवं, अन्यथा, आदि सारे क्या है? एक तरह से योजक है। ये सारे योजक है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और ये दो वाक्य योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक क्या है हमारे लिए? और, अथवा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, लेकिन, एवं, अन्यथा आदि, जिन्हें हम अंग्रेजी में कंजंक्शंस कहते हैं, इनसे जो है ज्वाइन होते हैं टू या टू से मोर सेंटेंस।
तो जब हम कंजंक्शन को हटा देते हैं, अगर हमने कंजंक्शन को हटा दिया तो ये दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली जो है ये यूज़ हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली इनका जो है अपना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे लिए उदाहरण में देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर हमने उदाहरण देखे थे, उसमें से एक उदाहरण, मुझे जूते खरीदने थे, मैं बाजार गया। तो इन्हीं दो वाक्यों को हमने इसलिए से जोड़ा था। अगर जब हम इसलिए हटा देते हैं तो यहाँ पर हमें जो है दो अलग अलग वाक्य मिलते हैं। ये दोनों वाक्य कैसे होते हैं? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, 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 ध्यान रखना आपको। तो बच्चों, अभी तक हमने दूसरे स्टेप में वाक्य के प्रकारों पर जो है, वाक्य के प्रकारों में हैं हम। वाक्य के प्रकारों में हमने सरल वाक्य क्या है इसकी जानकारी ले ली, इसके बाद हमने संयुक्त वाक्य क्या है इसकी भी जानकारी ले ली। अब इसी दूसरे स्टेप पर हम अंतिम पड़ाव पर है। वाक्य के प्रकारों में अंतिम जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? एक तरह से मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हमने अंग्रेजी में जो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम मिश्र वाक्य की जानकारी लेने वाले हैं। उदाहरण सबसे पहले आप लोगों को मैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। पहले उदाहरण, पहला उदाहरण, रमेश ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। दूसरा वाक्य है, जो गाय काली है वह खेत में खड़ी है। वह खेत में खड़ी है। जब मैं तुम्हारे घर आया तब तुम नहीं थे। और अंतिम वाक्य, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई वैसे ही लोग चढ़ने लगे। लोग चढ़ने लगे। तो यहाँ आपको इन वाक्यों को ज़रा अच्छी तरह से ध्यान देना है। इन वाक्यों में भी दो दो वाक्य है। इस एक एक जो चार वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इन चार वाक्यों में भी प्रत्येक वाक्य में दो दो वाक्य है। दो दो वाक्य कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पर रमेश ने कहा एक वाक्य, मैं नहीं आऊँगा ये दूसरा वाक्य। यहाँ पर भी जो गाय काली है और उसके बाद वह खेत में खड़ी है। उसके बाद जब तुम्हारे घर आया तब तुम नहीं थे। और यहाँ पर भी जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई लोग चढ़ने लगे। ये सारे दो दो वाक्य हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि
जब भी मिश्र वाक्य की पहचान हम कैसे करते हैं, तो मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य हैं या दो से अधिक वाक्य होंगे, लेकिन इसमें एक वाक्य मुख्य होता है और मुख्य वाक्य पर ही दूसरे अन्य वाक्य आश्रित डिपेंड रहते हैं। तो एक जो है इंडिपेंडेंट जो है सेंटेंस होगा इसमें, और दूसरा जो सेंटेंसेस होंगे अन्य वाक्य में आने वाले, वो सभी के सभी इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे इस पहले वाक्य को हम देखें, रमेश ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, कि मैं नहीं आऊँगा, यह वाक्य रमेश के कहने पर जो है डिपेंड है, रमेश के कहने पर जो है डिपेंड है। रमेश के कहने पर डिपेंड होने के कारण यहाँ पर यह आश्रित वाक्य है। आश्रित मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, आधारित रहना, डिपेंड रहना दूसरों पर। तो मैं नहीं आऊँगा, यह डिपेंडेंट सेंटेंस किस पर डिपेंड है? रमेश ने कहाँ पर डिपेंड किया है? तो ये मुख्य वाक्य है। इसे मेन जो है क्लास कह सकते हैं, हम मेन सेंटेंस भी कह सकते हैं, मुख्य उपवाक्य है। और यह कि मैं नहीं आऊँगा, ये आश्रित उपवाक्य है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन एक वाक्य मुख्य वाक्य होगा और उसी पर आधारित अन्य क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना। यहाँ पर भी जो गाय काली है वह खेत में खड़ी है, तो यहाँ पर तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर जो काली गाय है यह आश्रित है, आश्रित उपवाक्य, और खेत में खड़ी है, यह मतलब खेत में कौन खड़ी है ये हमें पता चलता है। खेत में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन खेत में खड़ी होने का जो डिपेंड है एक तरह से ये गाय, काली गाय पर जो है डिपेंड है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो काली गाय आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य, और मुख्य वाक्य क्या है? यहाँ पर खेत में खड़ी है। तो आपको ध्यान देना है बच्चों। तो ध्यान देखिए, खेत में खड़ा होना एक तरह से मुख्य वाक्य है और उसी पर आधारित क्या है? काली गाय। ध्यान रखिए। तो इसी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तुम नहीं थे। यह वाक्य मुख्य वाक्य है, लेकिन यह बात किसके आधार पर है? जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तब तुम नहीं थे। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि यह आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य, और यह मुख्य उपवाक्य है। इस तरह से यहाँ पर भी लोगों के चढ़ने का, ये किस पर? लोग चढ़ने लगे। लोग कभी भी चढ़ सकते, लेकिन ये गाड़ी के स्टेशन आने के बाद ही लोग चढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आश्रित, यह है आश्रित उपवाक्य और यह मुख्य, लोगों का चढ़ना। तो आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, आश्रित उपवाक्य वह होते हैं जो मुख्य वाक्य पर आधारित होते हैं। तो यहाँ मिश्र वाक्य की हम लोग परिभाषा कैसे बता सकते हैं कि मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसी पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये ध्यान रखना है। तो अब आप लोग को और एक यहाँ पर बात बताएंगे। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो आश्रित उपवाक्य की जो हमें पहचान करनी है, तो ध्यान रखिए, आश्रित उपवाक्य जो भी होगा, आश्रित उपवाक्य हमेशा इनसे शुरू होता है। जैसे जब, जो, जहां, की,
क्योंकि, इसलिए, उसके बाद जैसे, जितना आदि। तो आश्रित वाक्य की वाक्य में आश्रित वाक्य कौन सा है, इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों, कि आश्रित उपवाक्य हमेशा इनसे शुरू होता है। जब, जो, जहाँ, की, क्योंकि, इसलिए, जैसे, जितना आदि, इन शब्दों को देखते ही और इन शब्दों के बाद जो भी वाक्य होगा वह वाक्य में आश्रित वाक्य है। और जब वहाँ पर नहीं होगा, ये शब्द नहीं होंगे तो वो हम लोग एज यूजुअली क्या कहेंगे, उनको मुख्य वाक्य कहेंगे। तो मुख्य वाक्य पहचान करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आश्रित वाक्य की तो पहचान हम तुरंत कर सकते हैं। आश्रित वाक्य हमेशा इनसे ही शुरू होता है, जब, जो, जहाँ, की, क्योंकि, इसलिए, जितना आदि, इनसे शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता चला कि मिश्रित वाक्य क्या है। तो इसकी परिभाषा हम लिखे, परिभाषा, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य वाक्य उसी पर आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज मात्र एक ही होता है। और इन डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत हमेशा इन शब्दों से होती है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए जब, जो, जहाँ, की, क्योंकि, इसलिए, जैसे आदि यह शब्द हमें दिखाई दिए तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज हमारा जो है दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने वाक्य के प्रकारों की चर्चा की। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को हमने कैसे जाना? सरल वाक्य के लिए हमने जाना कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया या एक ही समाप्त होने वाली क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय से आया, यहाँ पर एक ही क्रिया है, तो इस वाक्य को हमने क्या नाम दिया? सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य कहा। सरल वाक्य के बाद हम बढ़े संयुक्त वाक्य की ओर, जिसे हमने कंपाउंड सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस तो प्रत्येक मतलब जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी न किसी योजक कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसे हमने क्या नाम दिया? संयुक्त वाक्य कहा। अब संयुक्त वाक्य के बाद हम कहाँ पढ़े? मिश्र वाक्य की ओर। तो मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन इनमें से एक वाक्य जो है मुख्य वाक्य होता है और उसी पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जहाँ पर मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हमें होगा तो उस वाक्य को हमने क्या नाम दिया? मुख्य या मिश्र वाक्य कहा। और मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की पहचान करने के लिए हमने इन शब्दों का देखने के लिए आपको कहा है। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य वाक्य उसी पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं।